वेव ऑप्टिक्स वैसे तो पूरा याद ही होगा, अभी अभी राकिब सर ने कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया है। भैया वेव ऑप्टिक्स अच्छे से याद है या कुछ रिवाइज कराना है पहले इसमें? सर याद है। याद है। डन। तो मेरे को बस कंडीशन बताते जाओ, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। जैसे मेरे को बता दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशन है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशन है। पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, डन। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए? टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। भाई बिल्कुल सही। तो फटाफट ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, आप मेरे को बताते जाना क्या क्या चीजें याद है क्या क्या चीजें याद नहीं है। भाई सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, इसमें बेसिकली चार ही टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास जो दो वेव्स होनी चाहिए, वो किस टाइप की वेव्स होनी चाहिए? कोहेरेंट सर। वेरी गुड। वो कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। और कोहेरेंट वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है? कौन सी दो वेव्स कोहेरेंट वेव्स बनेंगी? कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। वेरी गुड। अरे यार एक बार दोबारा बोलो, तुम्हारी कोई वॉइस तो आ नहीं रही है। यस सर। हाँ अब ठीक है। तो यार हमें पता है कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या है, कि कोई भी दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी या जिनकी वेवलेंथ सेम हो। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, या ये कह लूं कि फेज डिफरेंस होगा, वो या तो जीरो आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। ये हमारे पास कंडीशन होती है कोहेरेंट वेव्स की। तो जब भी दो ये कोहेरेंट वेव्स ओवरलैप करेगी, भैया हमारे पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहीं जगह एनर्जी मैक्सिमम आएगी जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कहीं जगह हमारे पास एनर्जी मिनिमम आएगी। तो आप मेरे को फॉर्मूला बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कंडीशंस बतानी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो हमें कंडीशन पता है यार, कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। आपने पाथ डिफरेंस बता दिया था एन लैम्डा। फेज डिफरेंस बताओ। टू एन पाई। भैया वेरी गुड, 2n पाई। यार सीधा सीधा क्या है, हमारे पास जो नेट इंटेंसिटी आएगी जब दो वेव्स ओवरलैप करेगी, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा I1 + I2 2√I1 I2 cos φ। हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम, वो ये लास्ट वाला टर्म डिसाइड करके बताएगा। तो इसलिए लास्ट वाला टर्म हमारा क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है। तो हमने बस क्या किया, जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए था, तो हमने कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम ले ली जो 0 डिग्री पे होती है, फिर 360 डिग्री पे होती है, तो मतलब 2n पाई। और उसी के हिसाब से हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन का फॉर्मूला क्या है? पाई पाथ बाय डिफरेंस 2। अपॉन 2 पाई p/λ=φ। मतलब फाइव फेज डिफरेंस हो गया, पी हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। तो अगर हमें कभी भी पाथ डिफरेंस गिवन है या फेज डिफरेंस गिवन है, तो हम दूसरा रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो गया, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताओ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होगी फेज डिफरेंस की और पाथ डिफरेंस की? चलो। 2n - 1 λ/2 अरे भाई वेरी x। गुड। कि अगर मैं पाथ डिफरेंस देखूं तो ये होगा 2n + -1। आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन हम -1 लेंगे, क्योंकि हम n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। λ/2। हम n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे? भैया ये बताओ, हम n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे? सर नेगेटिव आ जाएगा उससे, मतलब माइनस लैम्डा बाई टू आएगा। क्योंकि उससे हमारा पाथ डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि मैं एक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सिस की बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज क्या है, हमने n = 0 पे चीजें फिक्स कर दी है, कि n = 0 पे हमारा पाथ डिफरेंस जीरो आएगा, फेज डिफरेंस जीरो आएगा। और इस केस में ये हमारा हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो हमें पता है सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम भी बनेगा, सेंटर पे कभी डार्क बन ही नहीं सकता। तो हमने n = 0 के लिए किसको फिक्स कर दिया? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फिक्स कर दिया। तो अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं, तो डिस्ट्रक्टिव की वैल्यू के लिए फिर मैं n जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा। आई होप यहां तक की चीजें भी क्लियर होंगी आपको। ये हो गया इंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन आपको पता है इंटेंसिटी अगर आपके पास मैक्सिमम है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? इधर हमारे दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इंटेंसिटी मिनिमम कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, तो मतलब हमें अल्टीमेटली क्या करना है यहाँ पे?
minus हमारे पास एम्पलीट्यूड को माइनस कर देना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं और इसमें से a2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a1 बाई a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a1 बाय a2 माइनस 1। अब ये a1 बाय a2 को हम किससे रिप्लेस करते थे भाई, भूल गए या याद है? a1 बाय a2 किससे रिप्लेस करते हो? r से रिप्लेस करते हो, एक कांस्टेंट से, r से। भैया चीजें डन है? यार मेरे को जल्दी से रिस्पॉन्ड करके बताते जाओ चीजें कौन कौन सी क्लियर है, कौन कौन सी क्लियर नहीं है। यहां तक क्लियर है? यस सर। yes, डन। अब इसके बाद क्या है कि यार हमें पता है स्लिट विड्थ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट ले रहे हैं। स्लिट को जितना ज्यादा ओपन करेंगे मतलब लाइट रेस उतनी ज्यादा एंटर करेगी। लाइट रेस जितनी ज्यादा एंटर कर रही है मतलब उतनी ही ज्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी। वेरेस अगर आप स्लिट की ओपनिंग को बहुत छोटा कर रहे हो तो लाइट रेस कम एंटर करेगी। लाइट रेस अगर कम एंटर कर रही है तो मतलब अब जो लाइट रेस की इंटेंसिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि स्लिट विड्थ और हमारी इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, स्लिट विड्थ 1 डिवाइडेड बाय स्लिट विड्थ 2, ये किसके बराबर आएगा? समथिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू I1 बाय I2 के बराबर आएगा। क्या चीजें यहां तक भी क्लियर हो गई हैं? और I1 yes बाय sir, I2 बेसिकली क्या बन जाएगा? A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। यहां तक चेक कर लो, ये हमने अभी फिलहाल बात करी है बस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अभी तो फ्रिंज वेट बहुत सारी चीजें और करनी है। yes, चलो डन। अब यार थोड़ा सा इसका सेटअप समझो, क्योंकि जब तक इसका सेटअप नहीं समझोगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। सेटअप इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट का, डिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं है। यार ये मैंने यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का सेटअप लिया। ये हमारे पास स्लिट 1, ये हमारे पास स्लिट 2। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये डी होता है। और जो ये स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। और ये मैंने ड्रॉ कर दी इसकी बिल्कुल सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, आपको पता है सेंटर लाइन पे हमेशा क्या मिलेगा? अभी मैंने डिस्कस करके बताया, सेंटर पे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? मैक्सिमा ही मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। चलो भावनाओं को समझो। अब यार सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहा हूं, रेड और रेड। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी। तो ये अभी हमारे पास फेज डिफरेंस या जो पावर डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट बनाएगी। अगर ये दोनों लाइट रेस पैरेलल हैं तो मेरे को बताना इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अभी कितने का होगा? रिस्पॉन्ड नहीं आया, एक बार फिर से चेक करो। मैं आपको बोल रहा हूँ सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मैंने स्लिट S1 ली, S2 ली, इन दोनों के बीच का गैप स्मॉल डी, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का गैप कैपिटल डी। मैंने कहा कि मेरे पास S1 और S2 पे दो पैरेलल लाइट रेस फॉल डाउन कर रही हैं। तो अगर ये दोनों लाइट रेस बिल्कुल पैरेलल है तो मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होगा? 0, वेरी गुड। तो इनिशियली अभी इन दोनों में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 का होगा। जब ये दोनों लाइट रे इस मैक्सिमम पॉइंट पे, मतलब सपोज पॉइंट ओ पे मर्ज कर रही है, तो पॉइंट ओ पे इन दोनों की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? तो हमें पता है S1O और S2O ये दोनों इक्वल होगी। तो अभी भी पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा? सेंटर पे हमेशा मैक्सिमा बनेगा। लेकिन अब सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या कर दिया, कोई एक डिस्टेंस ले लिया। मैं कह रहा हूं सेंटर से मैंने कोई एक डिस्टेंस ले लिया जिस डिस्टेंस पे मैं फाइंड करना चाहता हूं कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। सपोज डिस्टेंस मैंने ले लिया y। तो अब लाइट रेस को ड्रॉ करो। एक लाइट रे ये गई और एक लाइट रे ये गई। इस पॉइंट को मैंने ले लिया P। अब मेरे को बताओ S1P और S2P की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? डिफरेंट। वेरी गुड। तो अगर इन दोनों की लेंथ डिफरेंस है तो भैया मेरे को चेक करना पड़ेगा कि भाई किसकी लेंथ ज्यादा और किसकी लेंथ कम। तभी तो मैं ये बता पाऊंगा कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो आप मेरे को ये बता दो कि भैया इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आता है उसका क्या फॉर्मूला है? n डी lambda साइन थीटा।
भाई वेरी गुड। मैं बस यही चीज इंपॉर्टेंट है हमारी कि हम क्या करेंगे, S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये वाला एंगल होता है थीटा, तो हमारे पास ये होगा बेसिकली पाथ डिफरेंस P। तो पाथ डिफरेंस P का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा, जहां पे ये सारे के सारे एंगल्स, हमारी पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स स्मॉल एंगल्स पे डिपेंड करती है। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो मैं साइन थीटा को थीटा और थीटा को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, टैन थीटा में। तो याद रखना है, मैं जनरली काफी जगह न्यूमेरिकल्स में इस पाथ डिफरेंस को डी टैन थीटा भी लिखूंगा। क्या ये चीजें भी क्लियर हो गई? भाई यस। किसी ने कुछ नहीं बोला? डन, एक मिनट रुको, इसको कंप्लीट करो, आई एम गेटिंग एन अर्जेंट कॉल, एक मिनट। चलो डन, आगे। यार यहाँ तक सबका नोट डाउन हो गया है? Yes, sir. डन। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी टैन थीटा, तो आप बस टैन थीटा की वैल्यू रख दो, आपके पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। और हमारे पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा, याद रखना, ये मैंने लिया है y, तो परपेंडिकुलर y d डिवाइडेड बाय बेस, बेस होगा कैपिटल D। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। जहां पे y क्या है, पोजीशन है, तो बस हम क्या करेंगे, हमारे पास पोजीशन का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड फॉर डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, भैया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास पोजीशन की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू होनी चाहिए n लैम्डा, तो ये हो जाएगा n d लैम्डा बाय स्मॉल d। वेरस डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होना चाहिए, यार सब एक बार बता दो, सबको समझ में आ भी रहा है? यस। डन। y इक्वल्स टू, हमें पता है डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो बस इधर n की जगह वही हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, ऊपर कैपिटल D और नीचे स्मॉल d। तो ये हमारे पास पोजीशन का फॉर्मूला आ गया फॉर ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया फॉर, वो हम देख ही लेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। बची एक लास्ट चीज, लास्ट चीज क्या, कि भैया फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ? लैम्डा डी लैम्डा डी बाई डी। भाई वेरी गुड, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमें पता है, फ्रिंज विड्थ को हम इंडिकेट करते हैं बीटा से, तो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अगर तुम्हारे पास फ्रिंज विड्थ आ गई है तो आप इससे एंगुलर विड्थ भी निकाल सकते हो। एंगुलर विड्थ, आप मेरे को एंगुलर विड्थ का भी फॉर्मूला बता दो कि एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला कितना होगा। लैम्डा अपॉन डी। भैया वेरी गुड, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन स्मॉल डी या कैपिटल डी? स्मॉल। वेरी गुड, स्मॉल डी। चेक कर लो, ये हमारा कंस्ट्रक्ट, मतलब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अभी फर्स्ट पार्ट हो गया है। पहले इसको यहां तक चेक करो, फिर आगे और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट और, सारे कॉन्सेप्ट में फिर न्यूमेरिकल्स करने हैं। डन, वेरी गुड यार। कोमल बढ़ू आगे, मानसी, Yes, sir. चलो डन, Yes, sir. बढ़िया। अब यार इसमें दो नए कॉन्सेप्ट और क्या क्या इंक्लूड करने हैं आपको। यार पहला, एक, यार अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूं अपने इंटरफेरेंस में, तो आप मेरे को बताओ किस तरीके के फ्रिंजेस पैटर्न बनेंगे, और फ्रिंजेस पैटर्न बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, ये बताओ। बनेंगे। और किस टाइप के बनेंगे काव्य? बीच में व्हाइट होगा, फिर उसके बाद कलरेशन आने लग जाए। सबसे नियरेस्ट कौन सा कलर होगा सेंटर के? ब्लू। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसकी फ्रिंज विड्थ हम देखें तो उसका लैम्डा सबसे कम है, तो उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे छोटी होगी, तो वो सबसे पहले आएगा।
भाई वेरी गुड। अगर मैं व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं तो हमें पता है व्हाइट लाइट में बेसिकली तीन अलग अलग मतलब 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। मैं इधर तीन अलग अलग कलर्स ड्रॉ कर रहा हूं। तो ऐसे ही सेम तीन कलर्स नीचे भी बन जाएंगे, रेड, ब्लू एंड इस तरीके से येलो। तो यार हमें हर एक कलर के लिए कोहेरेंट वेव्स मिल रही है। जैसे रेड रेड मर्ज करेगा, रेड और ब्लू रेड और येलो मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकोहेरेंट बन जाएंगे। लेकिन रेड रेड मर्ज करेगा, येलो येलो मर्ज करेगा, ब्लू ब्लू मर्ज करेगा। चाहे या मैं कोई सा भी कलर क्यों ना लूं, भैया सेंटर पे सबका पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। सेंटर पे सबका पाथ डिफरेंस जीरो है तो सेंटर पे मेरे को ये सारे कलर्स फिर से कंबाइन मिलेंगे। और सेंटर पे मेरे पास कौन सा कलर मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगा। लेकिन अब मेरे को चेक करना है सेंटर से जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे मेरे को भाई कौन सा वो मिलेगा, कौन सा कलर मिलेगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे फ्रिंज विड्थ। तो हमें अभी अभी पता चला फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो यार ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और हमें पता है सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है। तो हमारा सबसे नियरेस्ट कलर सेंटर के कौन सा मिलेगा, वायलेट मिलेगा। और सबसे फार अवे कौन सा कलर मिलेगा, सबसे फार अवे हमें मिलेगा रेड कलर। चेक कर लो, ये व्हाइट लाइट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। यस सर। Yes. डन। सिमिलरली अगर ये व्हाइट लाइट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। कि यार मैंने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में क्या करा कि ये मेरे पास एक लाइट रे आ रही थी S1 से लेके, ये S1 स्लिट से, ये S2 स्लिट से, और ये हो गई मेरी स्क्रीन। सपोज मैंने कहा यहां पे मेरा बन रहा है ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया मेरा ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमम। अब मैंने क्या कर दिया, जो स्लिट 1 के रास्ते में लाइट रे आ रही थी बीच में मैंने कोई एक स्लैब रख दी। स्लैब भैया डेंसर मीडियम की स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ले लिया और मैंने इसकी थिकनेस टी ले ली। तो अब आप मेरे को बताओ फ्रिंजेस पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फ्रिंजेस बनेंगे अभी भी या नहीं बनेंगे। और अगर बनेंगे तो फिर उनके पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा इससे। शिफ्टेड फ्रिंजेस बनेंगे। वेरी गुड। तो यार याद रखो हमारे पास फ्रिंजेस एज इट इज बनेंगे जैसे पहले बन रहे थे, डार्क एंड ब्राइट, अभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा। सेंटर मैक्सिमम बनेगा, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, सब कुछ वही होगा। लेकिन बस फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम भी यही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। लेकिन अब फ्रिंजेस कौन सी साइड शिफ्ट होंगे, ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड। ऊपर। वेरी गुड। तो याद रखना जिस साइड आपने ये डेंसर मीडियम इंक्लूड किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसी साइड ये शिफ्ट होगा। जैसे अगर मैं स्लैब नीचे वाले इसमें रखता तो हमारी ये फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट होती। तो ये फ्रिंजेस कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो रही है, डेल्टा एक्स। आप मेरे को बताओ डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या है, बाय हाउ मच म्यू डिस्टेंस। टी माइनस वन। हाँ दोबारे। म्यू टी माइनस वन। नहीं, ये तो आपका ऑप्टिकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया, ऑप्टिकल लेंथ का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला होगा बीटा बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। जहां पे ये जो तुमने बताया ना अभी म्यू माइनस वन टी, ये हमारा सिर्फ ऑप्टिकल लेंथ है। तो ऑप्टिकल लेंथ को हम बीटा बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस आएगा। चेक करो भैया यहां तक भी कोई दिक्कत। No, sir. चलो डन। लास्ट, थिन फिल्म्स। मेरे को थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट समझाओ, थिन फिल्म्स में क्या हो रहा है। भाई जल्दी, थिन फिल्म्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ये करा था या ये भी नहीं करा था, भाई कुछ तो बोलो हाँ या ना। नो रिस्पॉन्ड। यार थिन फिल्म्स मतलब हमें पता है कि अगर हम एक सोप बबल ले रहे हैं, सोप फिल्म ले रहे हैं, या फिर जो कंप्यूटर की डिस्क होती हैं, सीडी, अब तो नहीं मिलती, सीडी डिस्क वगैरह पे भी एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, वो सब हमारी थिन फिल्म्स हैं। अगर मैं उन थिन फिल्म्स के ऊपर कभी भी देखूं तो मेरे को बहुत सारे मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं, डिस्पर्जन की तरह। तो वो थिन फिल्म्स के ऊपर हमारे पास मल्टीपल कलर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस थिन फिल्म्स के ऊपर भी हमारा इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट फिल्म हो रहा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लो कि अगर मैंने एक थिन फिल्म ली है और मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये थिन फिल्म है, बस समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड ड्रॉ करा है।
ये हमारे पास थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस है टी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू। अगर इस पे कोई भी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है तो बताओ क्या क्या फिनोमिनन हो सकते हैं इस लाइट रे के साथ। यार प्लीज थोड़ा बताओ, कुछ याद है या नहीं याद है बताओ। Reflection. भाई वेरी गुड। हमारे पास क्या होगा यार, मेरे को इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट वेव चाहिए, लेकिन ये तो एक सिंगल वेव है, ये कोहेरेंट कैसे बनेगी। तो हमें पता है यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट भी करेगी रिफ्रैक्ट भी करेगी, फिर अंदर वाले सरफेस से भी ऐसे ही होगा, कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, फिर इस लाइट रे के साथ भी ये होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगी और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगी, फिर से ऐसे ही ये प्रोसेस रिपीटेड चलता रहेगा। तो जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो हमारे पास दो टाइप की लाइट रेज आ जाएंगी जो कोहेरेंट सोर्स की तरह बनेगी। ये जो दो ऊपर वाली लाइट रेज आ रही है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज बनेंगी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कोहेरेंट बनेंगी, लेकिन बस इनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। पाथ डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि R1 तो उसी वक्त रिफ्लेक्ट कर गई, लेकिन R2 मेरे को ये एक्स्ट्रा लेंथ कवर करके मिल रही है। तो हमारी कौन सी लाइट रे बड़ी होगी, R1 या R2। हमारी R2 बड़ी होगी R1 से। तो जब मैं R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस मिलेगा और मेरे को पता चल जाएगा कि ये दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव बनाएंगी या डिस्ट्रक्टिव बनाएंगी। सिमिलरली मेरे पास दो रिफ्रैक्टेड रेज आएगी, T1 एंड T2, ट्रांसमिटेड रेज। तो ये ट्रांसमिटेड रेज भी जब हमारी सुपरपोज करेगी तो ये भी कोहेरेंट वेव्स बनेगी, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। T1 और T2 में से कौन सी लाइट रे बड़ी होगी, T1 या T2। T2. वेरी गुड, हमारी T2 लाइट रे बड़ी होगी T1 से, तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा। इस चीज को याद रखो। तो हमें अभी कंडीशंस लिखनी है कि क्या कंडीशन होगी थिन फिल्म्स के अंदर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो भैया ध्यान दो अब कि यार फॉर रिफ्लेक्टेड रेज, जब रिफ्लेक्टेड रेज मर्ज करेगी तो याद रखना कंडीशन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी। ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन वो बन जाएगी जो पीछे आपने डार्क फ्रिंजेस के लिए लिखी है। क्या कंडीशन बन जाएगी कि हमारा पाथ डिफरेंस 2n+1 या -1 λ/2 के बराबर होगा। इसमें प्लस क्यों लिया मैंने, क्योंकि इधर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मैं ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूं, सेंटर पॉइंट पे हमेशा ब्राइट ही बनना है। उसके बाद आ गए डार्क फ्रिंज पे। तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया, डार्क फ्रिंज की कंडीशन होनी चाहिए कि P हमारा किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। चेक करो यहां तक कोई डाउट। No, sir. No, sir. उसके बाद हमारे पास एक स्टोक्स लॉ भी लगता है इसमें, और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस हमारा 2μt cos r के बराबर होता है। तो जब न्यूमेरिकल आएगा ना इस पे तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली सिंपली आप इक्वेशन 1, सपोज क्वेश्चन ने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पूछा है, तो आप इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से इक्वेट कर दोगे, क्योंकि ये भी पावर डिफरेंस है ये भी पावर डिफरेंस है। तो आपको जो भी कैलकुलेट करना होगा टी म्यू या कुछ भी वो कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन डार्क फ्रिंजेस के लिए पूछे तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट कर देना और जो भी कैलकुलेट करना हो वो कैलकुलेट कर लेना। चेक करो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज के लिए बता दिया, अब नेक्स्ट बताना है ट्रांसमिटेड रेज के लिए। बोलूं ट्रांसमिटेड रेज के लिए। Yes, sir. डन। Yes, sir. ट्रांसमिटेड रेज के लिए चीजें एग्जैक्टली सेम है जो हमने पीछे पढ़ी हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि जब ट्रांसमिटेड रे की बारी आएगी तो पाथ डिफरेंस एडिशनल स्टोक्स लॉ के हिसाब से 2μt cos r तो होगा ही होगा, लेकिन जब मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूंगा तो भैया ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास कंडीशन लगेगी कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या लगेगा, एज इट इज जो हमने करा था कि 2n+1 या -1 जो आपका मन करे वो यूज कर लेना, डिवाइडेड बाय इंटू λ/2। तो आपको एक तरीके से देखा जाए ट्रांसमिटेड रेस के लिए याद नहीं रखना, आपको किसके लिए याद रखना है, रिफ्लेक्टेड रेस के लिए याद रखना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाए बता देना। हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, पहले उस पर क्वेश्चन करेंगे।
Done. डन। चलो, आर क्या है? आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और गिवन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले में यही वाला लेंगे जो पहला वाला है? हाँ, पहला वाला ही लेंगे, बस पहला वाला ही। ओके सर। ठीक है, चलो डन। तो आ जाओ, पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन भी तुम्हारे मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो भाई, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन कह रहा है कि हमारे पास दो लाइट रेज हैं, एक की इंटेंसिटी आई है और दूसरे की इंटेंसिटी 4 आई है। आपको क्या बताना है? आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताना है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताना है। फर्स्ट पार्ट, तीन अलग अलग पार्ट्स के लिए। फर्स्ट पार्ट क्या है कि यार हमें फेज डिफरेंस गिवन है 0। सेकेंड पार्ट, हमें फेज डिफरेंस गिवन है π/2 का। और थर्ड पार्ट कि हमें फेज डिफरेंस गिवन है पाई का। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। या क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं? कर नहीं, दो। चलो कर दें। भैया क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लो, स्लाइड चेंज। दोनों की इंटेंसिटी सेम ले लो। क्वेश्चन कह रहा है दोनों की इंटेंसिटी सेम ले लो, और मेरे को नेट इंटेंसिटी बताओ कि नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी। लेकिन अब की बार हमें फेज डिफरेंस गिवन नहीं है, हमें पाथ डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस है λ/4। सेकेंड केस में पाथ डिफरेंस गिवन है λ/3। और थर्ड केस में पाथ डिफरेंस गिवन है λ/2। तो क्वेश्चन बस डिफिकल्ट नहीं हुआ, हल्का सा एक स्टेप बढ़ गया। क्या स्टेप बढ़ गया? आपको पाथ डिफरेंस पता है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे पहले? अब फेज डिफरेंस। एक बार Sir. फेज डिफरेंस आ गया तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस इंटरफेरेंस टर्म। और इंटरफेरेंस टर्म था I1 I2 cos फाइव। चलो कैलकुलेट करना शुरू करो। फर्स्ट केस में आई की वैल्यू, ठीक है। भाई मेरे को फर्स्ट पार्ट का आंसर एरी और काव्य दोनों को गलत लग रहा है। ये आंसर नहीं है। चलो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेता हूं। यार हमें पता है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन था 2πp/λ इज इक्वल्स टू 5। हमें पाथ डिफरेंस कितना गिवन है फर्स्ट केस में? पाथ डिफरेंस हमें गिवन है λ/4 का। तो λ/4 और ये लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया। तो यार हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आया? λ/2 आया। सॉरी, π/2। π/2 का मतलब कितना हो गया? π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अगर मैं आई नेट निकालूं तो आई नेट हो जाएगा I1 प्लस I2, 2I प्लस 2I इंटू cos 90। cos 90 जीरो तो ये कट गया, तो लेकिन भैया 2I तो अभी भी बचा ना। तो Sir, वो फर्स्ट दूर पार्ट का दूर आंसर side टू की. आई आएगा। आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ 2 और ये इसको काट दिया तो आपने पूरा आंसर 0 बता दिया। सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है तो अब सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट कैलकुलेट करके दे दें। तो भैया सेकेंड वाले में हमें गिवन है λ/3।
तो 2 पाई लैम्डा/3 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 5, ये कटा, तो 5 की वैल्यू 2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब कितना एंगल हो गया ये? 120। वेरी गुड, 120 डिग्री, बिल्कुल सही। भैया 120 डिग्री के लिए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -हाफ। तो 2i+2i इंटू -हाफ, ये कटा, तो हमारे पास आया 2i - विच इज इक्वल्स टू i। बिल्कुल, काफी अब सही है आंसर। एरी तुम्हारा आंसर भी सही है, वेरी गुड। अब सिमिलरली ऐसे ही थर्ड पार्ट का और कैलकुलेट कर दो। थर्ड पार्ट अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। सर थर्ड के लिए वो कितना है एंगल? थर्ड के लिए सॉरी। पाई/2, ओ सॉरी लैम्डा/2, पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2। भाई सब चेक करते रहना, सबको समझ में आते रहना चाहिए। अमित, अक्षिका, Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। कौशिक, बिल्कुल सही आंसर। भैया थर्ड पार्ट का आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि लैम्डा बाय टू का मतलब हमारे पास फेज डिफरेंस कितने का आ गया? पाई का। कॉस 180 डिग्री -1, तो 2i - 2i हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा आंसर 0। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चले। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने येलो लाइट ली थी पहले, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने येलो लाइट ली ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतनी हमने ये ली थी। इसने फ्रिंज विड्थ बनाई, फ्रिंजेस बनाए कितनी विड्थ के? 0.8 mm विड्थ के इसने फ्रिंजेस बनाए। अब हमें बताना है कि अगर हम येलो लाइट की जगह एक दूसरी लाइट यूज कर लें जिसकी वेवलेंथ है 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग, और हम सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स इसको डबल कर दे, तो भैया आप मेरे को बताओ अब फ्रिंज विड्थ कितने की आएगी? नाउ व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, चेक कर लो। हमने एक YDSC सेटअप लिया, उसके अंदर हमने येलो लाइट ली 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, ये फ्रिंज विड्थ बना रही है 0.8 mm की। इनिशियली फ्रिंज विड्थ, इनिशियली डिस्टेंस कितना ले रहे हो स्लिट्स का? स्लिट्स का जो डिस्टेंस है उसमें वो मैंने डी लिया है। सेकंड केस कह रहा है कि यार अब हमने वेवलेंथ ली है 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग की, डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स डी को डबल कर दिया हमने, तो आप मेरे को बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी बनेगी अब? इसमें तो मेरे ख्याल से मेरे को कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कर ही लोगे कैलकुलेट। काव्य, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। एरी नहीं, आंसर सही नहीं आ रहा। अक्षिका बिल्कुल सही, मानसी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यार आपको कुछ नहीं करना था, इसमें बस फ्रिंज विड्थ का रेशियो लेना था। β2/β1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? λd/d। तो इधर हो जाएगा λ2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय λ1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। भैया कैपिटल डी कट गया, λ1 की वैल्यू पता है, λ2 की वैल्यू पता है, d2 की वैल्यू पता है, d1 की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। β1 की भी वैल्यू पता है, इससे β2 कैलकुलेट करना। तो भैया कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, β2 जब सब लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.5 mm। एरी कोई डाउट है, आगे बढ़े?
कैलकुलेट हो जाएगा ना? हो गया सर। हो एक गया, मिनट के लिए। चलो वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रेड लाइट ली और उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है। रेड लाइट की वेवलेंथ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और हमें क्या हो रहा है कि एट अ पॉइंट पी, मैंने कोई एक पॉइंट पी ले लिया सेंटर मैक्सिमा से। एट पॉइंट पी मेरे को इस रेड लाइट का nth ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। पहले यहां तक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने वाईडी एक्सपेरिमेंट में भैया क्या कहते हैं रेड लाइट यूज करी 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, सेंटर मैक्सिमा से कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मेरे को nth ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है इस रेड लाइट का। अब मैंने क्या किया, सब कुछ सेटिंग सेम रखी, लेकिन बस रेड लाइट को चेंज कर दिया मैंने ग्रीन लाइट से। और इस ग्रीन लाइट की हमें वेवलेंथ गिवन है। ग्रीन लाइट की वेवलेंथ है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब क्या हो रहा है, अब सेम पॉइंट पे एट पॉइंट पी पे मेरे को n+1 ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। n+1 ब्राइट फ्रिंज। तो आपको इस n की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर n? चलो भैया लगो काम पे। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कोई ऐसा हो जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बता देना। अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब निहायत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको पोजीशन का फॉर्मूला पता है कि हमारा कौन से पोजीशन पे, काव्य बिल्कुल सही, कौन सी पोजीशन पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता है। तो पोजीशन का फॉर्मूला ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या था, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों पॉइंट पी पे फ्रिंजेस बना रहे हैं, तो मतलब दोनों के लिए वाई की वैल्यू सेम है। तो बस आप इधर क्या लिखोगे, एन डी, ये लैम्डा रेड कलर का, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। लेकिन अब ग्रीन कलर के लिए क्या हो रहा है, पोजीशन सेम है, बस फ्रिंजेस का नंबर ही तो अलग आ रहा है। n+1 इंटू कैपिटल डी सेम, वेवलेंथ इधर यूज करूंगा ग्रीन कलर की जो हमें कलर दी गिवन है, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो आप देखो यार सब कुछ तो कैंसिल हो गया, स्मॉल डी कैपिटल डी। बस रेड की वेवलेंथ रखनी है, ग्रीन की वेवलेंथ रखनी है, और आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। सब लोग भैया चेक करना, एन की वैल्यू आनी चाहिए 5। मानसी बिल्कुल सही, कोमल अक्षिका बिल्कुल सही, वेरी गुड यार। चेक करो अब यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, तो अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लें। यस सर। चलो डन। तो भैया ये अब एक एडवांस टाइप का कुछ एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है, बस शायद से डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। भैया देख लो, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। और ये हो गया हमारे पास, चलो डन। भैया ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, और ये जो मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ करी है ये इसकी सेंटर लाइन है, और ये हमारी फाइनल स्क्रीन है। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने क्या करा, दो अलग अलग लाइट रेज ली, सपोज रेड वाली ही ले रहा हूं। ये दो रेड जब सुपर पोज कर रही है, तो ये पॉइंट पी पे सुपर पोज कर रही थी, लेकिन इस पॉइंट पी पे ही मैंने क्या कर दिया, जहां पे ये सुपर पोज कर रही थी इसी पॉइंट पी पे मैंने एक स्लिट बना दी, एक ओपनिंग बना दी। तो अब ये नए फ्रेश ओपनिंग की तरह एक्ट करेगी, और ये तो हमारा सेंटर पॉइंट है ही है ही। तो भैया इस स्लिट को ले लो, ये स्लिट एक्ट कर रही है S3 की तरह, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है कि ये वाला डिस्टेंस है Z। ये हमें एंगल गिवन है कि ये एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है, एंगल थीटा। ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। ये डिस्टेंस है D।
चलो भैया आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट, दो अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कि भैया हमें वैल्यू गिवन है जेड की वैल्यू लैम्डा डी बाय 2d। और सेकेंड पार्ट कि हमें जेड की वैल्यू गिवन है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, जहां पे हमारे पास ये डिस्टेंस डी और ये डिस्टेंस भी डी है। क्वेश्चन बोलूं? यस सर। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी observed, maximum intensity and minimum intensity observed on screen E2, on screen E2। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। टाइम भी चेक कर लेते हैं, कहीं क्लास अभी तो है टाइम। चलो चलो अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप सबने लिख लिया होगा। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, अगर क्वेश्चन को ध्यान दो, बस डायग्राम वगैरह देखने में डिफिकल्ट है यार। जैसे पिछले मैंने फॉर्मूले में आप सबको ये वैल्यू y की लिखवाई थी, y का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी एन, या तो 2n-1 वाला कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी z मतलब y की वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट पार्ट में y की वैल्यू कितनी गिवन है? लैम्डा डी बाय 2d। तो अगर मेरे को y की वैल्यू गिवन है तो आप ये चेक करो कि S4 पे आपका ब्राइट फ्रिंज बन रहा है या डार्क फ्रिंज बन रहा है। मतलब आप बेसिकली S4 पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि S4 पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि ये हमारी S3 तो सेंटर लाइन है। S3 सेंटर लाइन है तो मेरे को पता है S3 पे तो हमेशा ही पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। 0। तो मुझे S3 के लिए कैलकुलेट करना ही नहीं है, S3 के लिए तो मेरे को ऑलरेडी पता है। हमने बस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डबल 2 बार यूज कर रहे हैं। स्लिट S1 S2 से लाइट रेज निकली भैया, ये सुपरपोज हुई S4 पे और S3 पे। S3 पे मेरे को पता है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस 0 होगा, और S3 पे तो ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। अब मेरे को चेक करना है कि S4 पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। फिर मैं S4 और S3 के बीच में पाथ डिफरेंस निकालूंगा फिर से, और फिर चेक करूंगा कि भैया S3 और S4 पे जब पाथ डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो वो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। उसके बेसिस पे मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो ट्राई टू कैलकुलेट, देखते हैं। या मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं या क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको? काव्य क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समझ में आ गया है? यस सर। डन। तो आओ भैया फर्स्ट पार्ट साथ में सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। भाई सबसे पहले मेरे को इन दो जो इनिशियल लाइट रेज हैं इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि भैया हमारे पास इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा। और मैंने कहा था इस डी साइन थीटा को हम क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में क्या लिखेंगे? डी टैन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास डी। अब बारी आई टैन थीटा की। तो याद रखना ये एंगल अगर थीटा है तो हमारे पास जो ये बीच में कोई लाइट रे निकलेगी, सपोज ये इन दोनों के बीच में एक लाइट रे निकल रही है, ये वाला एंगल भी थीटा ही होता है। तो मेरे को टैन थीटा की वैल्यू बताओ, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? Z। Z अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पे भैया टैन थीटा की वैल्यू लिख दो Z अपॉन कैपिटल डी। अब फर्स्ट पार्ट के लिए लिखना शुरू करो। फर्स्ट पार्ट भैया, फर्स्ट पार्ट में हमें Z की वैल्यू कितनी गिवन है? फर्स्ट पार्ट में हमें Z की वैल्यू गिवन है लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी, लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी। ये कट गया, ये कट गया। तो भैया मेरे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाय 2 का। अगर अब आप नोटिस करो
पाथ डिफरेंस बिटवीन S3 एंड S4। अगर मैं पाथ डिफरेंस बिटवीन S3 और F4 चेक करूं, भैया मुझे पता है S3 पे तो पाथ डिफरेंस 0 है, S4 पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, λ/2 का आ रहा है। तो मैं लिखूंगा डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास P का S3 का पाथ डिफरेंस माइनस P एट S4। तो भैया ये हमारे पास फिर से λ/2 आ जाएगा। अब ये λ/2 आ गया, तो मेरे को बताओ λ/2 पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगे या डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे। तो भैया बस हमें जब मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, तो हमें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। भैया अच्छी से देख लो बस, A1 की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 1, A ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे तो हमेशा मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन S4 पे हमें डार्क मिल रहा है, डार्क मिल रहा है तो A2 की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करूंगा, 0, डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। तो अभी भी यहाँ पे वैल्यू A1, यहाँ पे वैल्यू 0 और इसका स्क्वायर। तो मेरे को चेक करके बताओ ये फाइनल आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है 1। कॉन्सेप्ट क्या सबको क्लियर है या नहीं? Yes, sir. डन। तो एक तरीके से देखो, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कुछ स्टेप रिपीट करने हो तो प्लीज बता देना। एरी चेक करो क्लियर है तुम्हें? काव्य, अमित, अक्षिका? यस सर। डन। Yes, sir. लवप्रीत, मानसी? Yes, sir. ओके डन। तो आप मेरे को सेकंड पार्ट का भी कैलकुलेट करके बता दो, अब सेकंड पार्ट के लिए कितना आएगा। तो सेकंड पाथ में पाथ डिफरेंस d tan थीटा d इंटू, भैया हमारे पास z की वैल्यू कितनी गिवन है, लैम्डा d बाय स्मॉल डी, लैम्डा d बाय स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी कैपिटल डी। ये हो गया, सब कट गया। हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? भैया पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है तो ये कंस्ट्रक्टिव बनेगा, मतलब इधर इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगी, मतलब इधर एम्पलीट्यूड आपके पास ऐड होके 2a आएगा। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आप लोगों को, कुछ रिपीट करना है तो प्लीज बता दो। तो अब की बार आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कैसे निकालना है वो सोच लो आप। नाइन। 9 कैसे आया? देखो रिपीट, इधर देखो, मैं चेक करके देख लेता हूँ यार, एक बार फिर से समझो। S3 पे नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसको A1 मान रहा हूं, इसको A2 मान रहा हूं, तो S3 पे मेरा मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है, ये बताओ आप। मैक्सिमम। मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का मतलब होता है एम्पलीट्यूड्स का ऐड हो जाना, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। तो मेरा A1 की वैल्यू कितनी आएगी, भैया मेरे A1 की वैल्यू 2a आएगी प्लस A2। अब बात आई A2 की, तो मेरे अब सेकंड केस में जब मैंने निकाला, भैया S3 पे या S4 था वो, सॉरी, S4 पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, S4 पे पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है, मतलब S4 पे भी कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, ब्राइट फ्रिंजी बन रही है। तो इधर इसका एम्पलीट्यूड भी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर। सिमिलरली आ जाओ मिनिमम पे, भाई मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पता है S3 पे तो हमेशा 2a ही आएगा माइनस, लेकिन A2 की वैल्यू कितनी होगी अब, 0 होगी। चेक करो ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? सॉरी, A2 की वैल्यू 0 नहीं है, 2a है, माई मिस्टेक, 2a है।
यार कोई कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, चेक करके बताओ प्लीज। Done. Done, sir. तो देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरे को डाउट लग रहा है, एक मिनट, हाँ 1 मिनट है, फटाफट चेक करो। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, S3 पे हमें पता है मैक्सिमा है, तो एम्पलीट्यूड A1 तो हमेशा 2A ही लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेक करना है A2 की वैल्यू कितनी होगी। अगर A2 की वैल्यू डार्क बन रही है तो भैया हम 0 लेंगे, और अगर ब्राइट बन रही है तो यहाँ पे भी 2A लेंगे। तो जब मैंने फर्स्ट वाले केस में देखा, फर्स्ट वाले केस में पाथ डिफरेंस λ/2 का आ रहा है। λ/2 का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मैंने A1 की वैल्यू को 2A लिखना है, यहाँ पे A2 की वैल्यू को कितना लिखना है, 0। सिमिलरली नीचे भी A1 की वैल्यू 2A और A2 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 0। लेकिन 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा A1 मतलब 2A ही बचेगा, इसको यहां लिख देता हूं, 2A का स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय 2A का स्क्वायर बचेगा, तो अल्टीमेटली आंसर 1 आएगा। इसलिए इधर मैंने A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी थी, लेकिन इधर आपको A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर पावर डिफरेंस लैम्डा आ रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। कंस्ट्रक्टिव बन रहा है तो S3 पे A1 की वैल्यू 2A है, और अब की बार S4 पे A2 की वैल्यू भी 2A आएगी। तो ऊपर तो ऐड हो रहा है लेकिन नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे बन रहा है आंसर 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। चेक कर लो, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको। Yes, sir. चलो डन। तो भैया आज के लिए इतना ही है, कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ओके सर, Thank you, sir. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।